नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 में अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इससे संबंधित इसी पार्ट से संबंधित 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए हैं। और आज हम पार्ट 4 है वो जानेंगे। और पार्ट 4 में हमने जो है टॉपिक लिया है वो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक संरचना कैसी थी, व्यापार वाणिज्य के स्रोत कौन कौन से थे, इसके अलावा जल संसाधन के स्रोत कौन से थे, विजयनगर या हम्पी का जो है राष्ट्रीय स्थल के रूप में महत्व, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला। वास्तुकला यानी भवन निर्माण की कला, या कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी वो किस ढंग से बनाई थी और उनका स्वरूप कैसा था, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विजयनगर एक विशिष्ट भौतिक लेआउट और निर्माण शैली की विशेषता थी। भौतिक लेआउट यानी एक डिज़ाइनर, एक सुव्यवस्थित जो है प्लेस कह सकते हैं, या विजयनगर साम्राज्य की बनावट कह सकते हैं। लेआउट यानी बाहरी जो है संरचना कह सकते हैं, तो एक अलग ही थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था, जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पे तुंगभद्रा नदी बहती थी और वहाँ पर प्राकृतिक बेसिन और उत्तर पूर्व दिशा जो है ये नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहा करती थी। और चूंकि ये प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। अब विजयनगर में यानी जल स्रोत नहीं थे और ऐसे में तुंगभद्रा नदी तो बहती थी, लेकिन फिर भी जो है शुष्क क्षेत्रों में आता था, तो बारिश के पानी के लिए यहाँ पे कई प्रकार की व्यवस्था शासकों के माध्यम से की गई थी। जैसे एग्जाम्पल आ रहा है कि कमलपुरम जलाशय, ठीक है, जो कि कमलपुरम जलाशय के नाम से या कमलापुरम टैंक जिसका नाम है वो दिया गया है। इसके अलावा हिरिया नहर, जो कि यहाँ हिरिया नहर भी काफ़ी फेमस नहर थी, का पानी का उपयोग सिंचाई और संचार के लिए किया जाता था। यानी कि ये दैनिक स्रोत के रूप में इनका उपयोग होता था और लोग है दैनिक उपयोग के लिए यहाँ से जल की व्यवस्था इनकी होती थी, और सिंचाई के साधनों के रूप में भी कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर वो जो है काम में ली जाती थी। फारस का एक दूत था जिसका नाम था अब्दुल रजाक समरकंदी, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किस फारसी दूत ने की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अब्दुल रजाक समरकंदी, जो कि ये 1440 के अंदर है उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, और उसने वो विजयनगर साम्राज्य से बहुत प्रभावित हुआ था और के किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने विजयनगर शहर को देखा, तो किलेबंदी से तात्पर्य होता है बाहरी बाउंड्री वॉल, यानी शहर का जो घेरा, जो परकोटा बनाया गया था उसे किलेबंदी कहा गया है। और उन्होंने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। इनसे घिरे शहर के साथ साथ इसके कृषि क्षेत्र और वन भी थे कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विजयनगर की सुरक्षा के लिए विजयनगर को 7 घेरों में घेर रखा था। यानी ये शहर, उसके बाद यहाँ एक बड़ी दीवार, फिर और दीवार, फिर और दीवार, इस प्रकार से उसकी संरचना उन्होंने बनाई रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कृषि क्षेत्र और वन क्षेत्र को भी जो है किलेबंद शहर के अंतर्गत सम्मिलित किया था। गेटवे पर मेहराब को किलेबंदी बस्ती में ले जाया गया और गेट पर जो है गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा पेश किए गए आर्किटेक्चर थे, जिसे इंडो इस्लामिक शैली के रूप में माना जाता है। यानी कि जो दरवाजे बनाए गए थे या गेट जो बनाए गए थे, तो गेट का जो आकार है वो इस टाइप से बनाया जाता था, यानी ये, और उसके ऊपर गुम्बद नुमा आकृतियाँ हैं वो बनाई होती थी। तो इस प्रकार से वो डिज़ाइनर गेट बनाए गए थे। और यहाँ पे आपका एक और प्रश्न बनता है कि इंडो इस्लामिक शैली किसे कहते हैं, तो इंडो इस्लामिक शैली वो होती है जिसमें भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण होता है, तो उसे इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। तो चूंकि विजयनगर के जो है किलाबंदी की गई थी, उस किलेबंदी में चारों तरफ जो है 4 प्रमुख दरवाजे रखे जाते थे, और उन दरवाजों की संरचना है वो इस प्रकार से इंडो इस्लामिक, यानी गुम्बदाकार है या मेहराबदार दरवाजे जो है वो हुआ करते थे इस प्रकार से।
आम लोगों के घरों में बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य थे, यानी साधारण लोगों के घरों में प्राचीन वस्तुएं नहीं मिलती थी। हम पुर्तगाली यात्री बारबोसा के लेखन से आम लोगों के घरों का वर्णन पाते हैं। तो वैसे तो हर यात्री ने अधिकतर जो है विजयनगर साम्राज्य की सुख संपदा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इसके बारे में वर्णन किया है। लेकिन जो पुर्तगाल का यात्री बारबोसा, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है कि बारबोसा कहाँ का था, तो यूरोप का था। लेकिन यूरोप में किस देश का था, तो यहाँ पे आपको जो है पुर्तगाली यात्री के रूप में रखना है, याद रखना है। और बारबोसा का पूरा नाम था दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, दुआर्ते बारबोसा। तो दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली यात्री, तो इसने सामान्य जन के बारे में भी उल्लेख है वो किया है। इसके अलावा अगर विजयनगर के व्यापार के स्रोत देखें तो व्यापार के स्रोत कौन कौन से थे, देखिए विजयनगर में गर्म मसाले, कपड़े और रत्नों का व्यापार होता था। यानी विजयनगर अपने आप में एक समृद्ध राज्य था और सुख संपदा से भरा हुआ था। अर्थव्यवस्था जो है उन्नत थी और ऐसे में विजयनगर में एक तो गर्म मसाले, कपड़े और रत्नों का व्यापार होता था। यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता था। व्यापार ही साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। तो विजयनगर में ये सारे स्रोत या संपदा मौजूद थी। इसके कारण विजयनगर की आय के स्रोत के रूप में यहाँ पे भारी संपदा मिल जाती थी। वहाँ के लोग धनवान होते थे और बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते थे। बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना से तात्पर्य होता है कि जहाँ पैसा होगा तो लोग क्या करते हैं, तो उनके पास सुख संपदा होगी, उनकी दैनिक जरूरतें पूरी होगी और इसके अलावा वो विलासिता की वस्तुएं खरीदना पसंद करते थे। यानी लोग, कहने का मतलब है लोगों का आर्थिक स्तर वहाँ पर अच्छा होता था और इसीलिए वो विलासिता से संबंधित चीज़ें या वस्तुएं खरीदना भी पसंद करते थे। विजयनगर में युद्ध के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े भी मंगवाए जाते थे और ये घोड़े अरब देश से मंगवाए जाते थे। आयात किया जाना यानी मंगवाया जाना। और घोड़ों के व्यापारियों को कुदरई चट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिर आपका प्रश्न बनता है कुदरई चट्टी, तो ये वहाँ की कर्नाटक लैंग्वेज है और कन्नड़ भाषा में। तो चूंकि घोड़ों के व्यापारी को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कुदरई चट्टी के नाम से जाना जाता था। यहाँ की व्यापारिक स्थिति को देखकर पुर्तगाली यहाँ आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका निभाने लगे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी और ख़ास तौर से पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पर बसने लगे और ख़ास तौर से विजयनगर में अच्छी वस्तुओं की, विलासिता की वस्तुओं की धनवान लोगों के द्वारा बड़ी मांग की जाती थी और ऐसे में इन पुर्तगाली यात्रियों का माल है या व्यापारियों का माल है वो आसानी से बिक जाता था और उन्हें अच्छी संपत्ति प्राप्त हो जाती थी। यानी व्यापार में उनको लाभ होता था और वहीं यही वजह थी कि ये जो है यहाँ आकर अपना व्यापार बेचने लगे थे और वहीं इनको भी यहाँ से कई प्रकार के गरम मसाले वगैरह इत्यादि मिल जाते थे। तो ये भी अपने शहरों में, अपने देश में ये सारी चीज़ें लेकर जाया करते थे। इसके अलावा इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी। तो घोड़सेना या घोड़े हमेशा सेना का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं और यहाँ पर भी युद्ध के लिए घोड़े प्रमुख माने जाते थे। इसलिए प्रतिस्पर्धा या राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है कि जो है विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का आयात कहाँ से किया जाता था, तो अरबी नस्ल के घोड़े जो कि काफ़ी ऊंचे और काफ़ी हष्टपुष्ट और बलवान घोड़े हुआ करते थे और अच्छे धावक हुआ करते थे। धावक यानी भागने वाले, और युद्ध में जो है इनका काम पड़ता था। और वहीं एशियाई घोड़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो कहने का मध्य एशिया के घोड़े और अरबी घोड़े यहाँ पर जो है खरीदे जाते थे और सेना का प्रमुख हिस्सा थे। यहाँ व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। यानी शुरुआती दौर में जो व्यापार था वो उस पर अरब यात्री जो कि समुद्री यात्रा के जरिए भी यहाँ आते थे। तो व्यापारियों के जो है स्थानीय समूह जिसे कुदरई चट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, लोग भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। यानी विनिमय यानी कि बेचना खरीदना, इन सब में ये व्यापारी यहाँ पर जो आया करते थे। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना 1498 का समय और ये गोवा तट पर उतरे थे पुर्तगाली, जिसमें आपको वास्को डिगामा याद रहा होगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में उसने भारत की यात्रा की थी या भारत के गोवा तट पर कालीकट या कालीकट तट पर उतरा था।
जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। व्यापारिक केंद्र तो आप समझ सकते हैं, व्यापार खरीदना बेचना। सामरिक केंद्र यानी अपनी सुरक्षा के लिए। तो गोवा हमें पता ही है कि गोवा और उसके आसपास का क्षेत्र है वो पुर्तगालियों ने अपने हिस्से में ले लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार बढ़ गया था। तो यहाँ पे इन पुर्तगाली व्यापारियों का भी विजयनगर साम्राज्य के साथ में जो है व्यापार था, जिसमें दुआर्ते बारबोसा भी हम देख सकते हैं। उनकी बेहतर जो है सामरिक तकनीक विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता की। कि ये चूंकि यूरोपीय व्यापारी थे और यूरोप में अच्छी बंदूकें भी बनने लगी थी और ऐसे में इन लोगों के पास बंदूक और बारूद थे, तो इसका प्रयोग वो करते थे। तो इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में, तो ये इनके पास बेहतर हथियार या औजार होने के कारण ये जो है शक्ति के रूप में सामने आए। अब अगर हम देखें कि विजयनगर में जल स्रोत कौन कौन से थे या जलापूर्ति कैसे हुआ करती थी, तो जलापूर्ति में हमने देख ही रखा है कि जो है हिरिया नहर और तुंगभद्रा नदी और कमलपुरम जलाशय, और ख़ास तौर से तुंगभद्रा नदी तो यहाँ की प्रमुख नदी थी और कृष्णा नदी भी यहाँ पर बहती थी। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि विजयनगर में जलापूर्ति कैसे हो। जलापूर्ति यानी जल के कौन से स्रोत थे और जल कैसे किन किन स्थानों तक पहुँचाया जाता था। विजयनगर में दो नदियाँ बहा करती थी, तो आपको कृष्णा याद रखना है और तुंगभद्रा याद रखना है। कृष्णा और दूसरी तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय ने इन नदियों पर बांध बनवाया था। कृष्णदेव राय ने अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए यहाँ पर बांध बनवाया था। इन नदियों से विजयनगर की जलापूर्ति की व्यवस्था की थी। अब आ जाती है कमलपुरम जलाशय। इस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था और इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता था। सींचा यानी खेती के लिए जो है पानी है वो यहाँ से लिया जाता था या सिंचाई के स्रोत के रूप में कमलपुरम जलाशय बनाया गया था। इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। राजकीय केंद्र से तात्पर्य प्रशासनिक इकाई। अब विजयनगर साम्राज्य और उसमें बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन जैसे हम्पी, ठीक है, तो हम्पी तक नहर के माध्यम से पानी जाता था, या विजयनगर राजकीय केंद्र यानी जहाँ राजा स्वयं, राजा और उसका परिवार और उसके अधिकारी निवास करते थे, वहाँ तक एक नहर के माध्यम से जल है वो ले जाया गया था। अब है विजयनगर के चारों तरफ जो घेराबंदी या किलेबंदियाँ यानी बाउंड्री वॉल या कह सकते हैं परकोटा या दीवारें बनाई गई और सड़कें कैसे बनी हुई थी। तो देखिए 15वीं शताब्दी में दीवारों पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें घेरा गया था। घेरा गया यानी चारों तरफ से घेरा गया था। और 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रजाक समरकंदी किलेबंदी से बहुत प्रभावित था और उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख है वो किया। तो अब्दुल रजाक समरकंदी ने इसमें अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान लिखा है कि विजयनगर में बहुत बढ़िया तरीके से जो है विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और चारों तरफ है किलेबंदियाँ यहाँ पर कोटा बनाया गया था। इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। यानी जंगली भूमि और कृषि भूमि को भी किलेबंदी के साथ ही महत्वपूर्ण मानते हुए जो है शहर के अंदर या घेराव क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यानी बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों, यानी बीच बीच में विजयनगर में बहुत सारी पहाड़ी संरचनाएं भी थी। तो जैसे पहाड़ियाँ इलाके थे तो वहाँ पे दीवार बनाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी अन्य जगह दीवार बनानी और इस प्रकार से, तो वहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने पहाड़ियों को भी इसके दीवार के अंतर्गत ले लिया था और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो जाता था वहाँ इन्होंने दीवारें बनाई थी। तो इस प्रकार से विजयनगर के शासकों ने बहुत ही महंगा और खर्चीला काम है वो किया था। ये विशाल राजगिरी की पहाड़ियों और इनकी संरचना थोड़ी शुंडाकार थी। शुंडाकार यानी थोड़ी घेरावदार कह सकते हैं। गारा या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी प्रयोग है वो नहीं किया गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसे खेतों को भी घेरा गया था। अब खेतों को घेरने के पीछे रीज़न ये माना जाता है कि या हम ये सोच सकते हैं कि खेतों को क्यों घेरा गया था, खेतों को क्या खतरा था, लेकिन इसका अगर रीज़न देखें तो विजयनगर शहर को पूरी तरह से घेरा गया था। कारण क्या था, विजयनगर के चारों तरफ इस्लाम मुस्लिम शासक थे और जिसका नाम जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे राज्य थे। और
जो कि आपस में विजयनगर ही एक ऐसा राज्य था जो कि मध्य का हिंदू साम्राज्य था, और इसे इन क्षेत्रों से, इन सुल्तानों से हमेशा खतरा बना रहता था। तो इसके चलते विजयनगर साम्राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए ये सारे इंतजाम किए थे, और खेतों को भी अंतर्गत शामिल कर लेना। इसका रीज़न ये था कि अगर कोई बाहरी शत्रु आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में जो है ये किलेबंदी जो है रहने से, अंदर खेत अगर अंदर रहेंगे तो अगर डेरा बाहर या कितने समय तक पड़ाव अगर डाला जाए, तो अगर व्यक्ति अंदर रहेगा और साथ में खेत खलियान भी अंदर मिल जाएंगे, तो ऐसे में और वन भूमि भी मिल जाएगी, चारा तो पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध रह जाएंगे, और साथ में खलियानों से, खेत खलियानों से उन्हें जो है उचित मात्रा में अन्न की प्राप्ति होती रहेगी। तो ऐसे में शत्रु उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और राज्य की सुरक्षा भी बनी रहेगी। तो इस हिसाब से उन्होंने किलेबंदी को महत्वपूर्ण माना है, और उसके लिए एक महंगी खर्चीली प्रणाली भी विजयनगर के शासकों ने अपनाई थी। अब है कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। तो वही प्रश्न आ गया कि क्यों उसे सम्मिलित किया गया था। तो इसका रीज़न है कि अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। युद्ध में पहले ऐसा ही होता था कि जो शक्तिशाली शासक होता था वो बाहरी तौर पर घेरा डालता था, तो वो क्या करता था, सामने वाले को भूखे मरने पर बाध्य कर देता था। यानी खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को जो है सरेंडर कर देंगे। ये घेराबंदियां कई महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी तथा इस खर्चीली नीति को अपनाया था। तो यही वजह थी कि विजयनगर के शासकों ने जो है किलेबंदी खर्चीली और महंगी होते हुए भी इस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया था। दूसरा कारण अगर देखें तो किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से जो है शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। यानी कि 7 प्रकार की किलेबंदी मानी गई है, और अब्दुल रजाक समरकंदी है उसका वर्णन करता है। तो हर क्षेत्र, जैसे प्रमुख राजा का शहर और राजा के राजमहल और उसकी सुरक्षा, दुर्ग की सुरक्षा, उसके बाद शहर की सुरक्षा, और फिर कुछ और क्षेत्रों की सुरक्षा, अंत में वन भूमि और कृषि भूमि को लेकर, इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 7 संरचनाओं में किलेबंदी की गई थी, या परकोटा है राज्य के चारों तरफ बनाया गया था। अगर इसका रीज़न ये कि देखें तो शत्रु एक स्थान पे घुसे, एक दीवार भी तोड़ता है तो आगे 6 दीवारें और खड़ी है। तो इस प्रकार से आंतरिक रूप से उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा को जो है महत्वपूर्ण मानते हुए ये सारा घेरा है वो किया था। अब विजयनगर के बारे में निरंतर शोध यानी जो है सर्च करना, रिसर्च करना, और उसके बारे में जो है विद्वानों ने अपना समय लगाया है, और बहुतों ने इसके बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो ऐसे में कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने विजयनगर या हम्पी को सबसे पहले खोजा, और अन्य विद्वानों ने भी इसके बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। तो विजयनगर के बारे में जो हमें जो भी इतिहास मिलता है या जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में कि इमारतें जो जीवित रहती है वे सामग्रियों और तकनीकों, बिल्डरों और संरक्षकों, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में विचार व्यक्त करती। तो विजयनगर में हम्पी जो स्थान है, या विजयनगर की राजधानी अगर देखें तो हम्पी में बहुत सारे धार्मिक प्रयोजन से बनी हुई चीज़ें मिली हैं, या मंदिर मिले हैं। इसके अलावा नहर के जो है मिले हैं, और महानवमी डिब्बा है, हजारा राम मंदिर जो है, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, इतने सारे मंदिर है जो विजयनगर के शासकों के माध्यम से बनाए गए थे। तो ये जो बड़ी बड़ी भौतिक संरचनाएं हैं, तो वो सिर्फ संरचनाएं नहीं है, बल्कि उसमें हमें जानकारी मिलती कि वो किस प्रकार से सुंदर तकनीकी का यूज़ करते थे, कैसे बिल्डर्स यानी कैसे कैसे कारीगर होते थे, कैसे कैसे वास्तुकार होते थे, और साथ में जो है समृद्ध साम्राज्य और संस्कृति की जानकारी भी हमें ये इमारतें हैं वो देती है। इसी प्रकार से साहित्य अगर मिलता है तो वो साहित्य और शिलालेख और लोकप्रिय परंपराओं की जानकारी से जोड़ते हैं। यानी उस समय के समाज के बारे में भी हमें साहित्य है वो बताता है कि विजयनगर अपने आप में कितना बेजोड़ साम्राज्य था। किंतु वास्तुशिल्प सुविधाओं की जाँच हमें उन जगहों के बारे में नहीं बताती जहाँ आम लोग रहते हैं। हालांकि ये बड़ी बड़ी संरचनाएं हमें बताते तो हैं कि कैसे जो है विजयनगर साम्राज्य है समृद्ध साम्राज्य था, लेकिन आम लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हमें ऐसे कोई ज़्यादा साहित्य नहीं मिले या ज़्यादा जानकारी के स्रोत नहीं मिले। राजमिस्त्री से तात्पर्य होता है जो बड़े कारीगर होते थे, बड़े वास्तुकार होते थे, जो कि बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करते थे। उन्हें पत्थरबाज यानी पत्थर तोड़ने वाले, मूर्तिकार को किस तरह से मजदूरी मिलती थी, यानी
उनकी वेतन कैसे दिया था राज्य उनको कितना वेतन देता था, इनको कितना देता था, पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे उनको क्या मिलता था, मूर्तिकार, कलाकार, शिल्पकार, उनको क्या मजदूरी मिलती थी, और भवन निर्माण की सामग्री क्योंकि कैसे पहुंचाई जाती थी, अन्य कितने बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। यानी जो इतने बड़े बड़े भवन बने, राजमहल बने, बड़े बड़े राजप्रसाद मिले हैं, बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, गोपुरम मिले हैं, तो ये सारी सामग्री जो है किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य तक पहुंचाई जाती थी, और इसको कैसे पहुंचाई जाती थी, और कितने जो है इनको मजदूरी मिलती भी थी या नहीं मिलती थी, तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे लिए जो है अधूरी है। इसके लिए कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है स्रोत है, जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हम्पी राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में, तो हम्पी वही विजयनगर की राजधानी या प्रमुख स्थान, तो जो है ये राजधानी थी विजयनगर की। हम्पी का महत्व क्यों बना, या राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में इसे कैसे और कब मान्यता मिली, तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली, तो 1976 आपको याद रखना है। लगभग 20 वर्षों में दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण पर काम किया, यानी कॉलिन मैकेंजी ने इसे खोज निकाला, और कॉलिन मैकेंजी के बाद अन्य विद्वानों ने भी इस पर काम किया, और इस प्रकार से हम्पी के महत्व को उन्होंने बढ़ाया। 1980 के दशक के शुरुआती सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के निशान भी ठीक हो गए। तो इस प्रकार से 1980 के दशक में इस पर भारी मात्रा में काम किया, और पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इस पर जो है कार्य किया गया। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉन निकेल और MS नागराजा राव ने वर्षों तक हम्पी के बारे में जानकारी जुटाने तक का कार्य किया, और साइट का महत्वपूर्ण अवलोकन किया। साइट से मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य का जो इलाका या क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है, जो विजयनगर या हम्पी से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में जो यात्रियों के द्वारा छोड़े गए विवरण भी हमें उस समय की जीवन के कुछ पहलुओं को समेटने की अनुमति देते हैं। तो यानी कि बहुत सारे, जैसे अब्दुल रजाक समरकंदी है, दुआर्ते बारबोसा है, इसके अलावा फरनाओ नुनीज, जो कि यहाँ पे नहीं आया नाम, फरनाओ नुनीज है, और इसके अलावा जो है डोमिंगो पेस, ठीक है, डोमिंगो पेस, जो कि ये सारे यात्री भी थे जिन्होंने जो है बहुत सारा विवरण है वो लिखा है। तो फरनाओ नुनीज और डोमिंगो पेस ये भी पुर्तगाली यात्री थे, और इन्होंने भी जो है हम्पी के राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में या विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में, मार्केट के बारे में, बाजारों के बारे में वर्णन है वो किया है, जिसमें डोमिंगो पायस और फरनाओ नुनीज है। तो उसने बताया कि बाजार कैसे होते थे और क्या क्या चीज़ें बिकने आया करती थी, तो इनका महत्व भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न है कि विजयनगर का पतन कैसे हुआ, या पतन के कारण कौन से थे। तो सबसे पहले कि पड़ोसी राज्यों से शत्रुता, तो वही अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, ये सारे राज्य थे जिसके साथ विजयनगर की शत्रुता बनी हुई थी। विजयनगर के शासक निरंकुश थे, और इसके अलावा उनके उत्तराधिकारी भी, विजयनगर के शासकों के जो उत्तराधिकारी यानी कृष्णदेव राय के बाद कोई ऐसा जो है योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो ये भी उनके पतन का प्रमुख कारण है। इसके अलावा उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण भी विजयनगर के लिए हमेशा खतरनाक रहे, और जिसके कारण भी विजयनगर का पतन है हुआ। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान जो है विजयनगर के शासकों ने किए हैं, और उसके बाद ये सब ने मिलीजुली सरकार बना ली या मिलीजुली सेना बना ली, और फिर बीजापुर के विरुद्ध अभियान किया, विजयनगर के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें तीनों सुल्तानों ने मिलकर जो है विजयनगर को हरा दिया। और तालीकोटा का युद्ध विजय और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि तांगड़ी ये विजयनगर के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, और ये 1565 में ये युद्ध हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे हम पॉइंट को डिटेल में पढ़े, तो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता, तो विजयनगर के शासक सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करते रहे। बहमनी राज्य से भी
विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहता था। इसमें साम्राज्य की स्थिति है वो शक्तिहीन होती गई। अब साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन क्यों? कि लगातार कोई भी राज्य अगर युद्ध में जो है रत रहेगा तो धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था है वो कमजोर है वो पड़ती चली जाएगी। इसके अलावा विजयनगर के शासक निरंकुश शासक थे। तो निरंकुश यानी वे जनता में लोकप्रिय नहीं बन सके। तो कृष्णदेव राय तो लोकप्रिय शासक थे, लेकिन बाद के ऐसे नहीं थे। अयोग्य उत्तराधिकारी यानी योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। तो कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय राजगद्दी पर बैठा। वह कमजोर शासक था और उसकी कमजोरी से गृहयुद्ध छिड़ गया और गुटबाजी को प्रोत्साहन मिला, तो गुट वगैरह बनने लगे। तो ये भी विजयनगर के लिए घातक सिद्ध हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृहयुद्ध में लिप्त था, उन दिनों उड़ीसा के राजा, जिसका नाम था प्रताप रुद्र गजपति, ये गजपति इसलिए क्योंकि उड़ीसा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते हैं, तो वहाँ के शासकों को गजपति की उपमा दी जाती है या उपाधि दी जाती है। तथा बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हारकर लौट गया, पर आदिल ने रायचूर और मगदल के किलों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से विजयनगर की शक्ति कमजोर पड़ गई। गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध है सैनिक अभियान जो है मुस्लिम रियासतों ने मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इससे विजयनगर की सैनिक शक्ति है वो कमजोर पड़ गई। अब है तालीकोटा का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य का अंत। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1565 में ये तालीकोटा का युद्ध हुआ है और जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के शासकों ने एक संगठन बना लिया और विजयनगर का नेतृत्व उस समय जो है अराविडु वंश था विजयनगर के ऊपर उस समय अराविडु, और इसका प्रधानमंत्री था राम राय। ठीक है, राम राय की अदूरदर्शी नीति थी, उसके चलते जो है उसने इन शासकों को आपस में जो है लड़ाइयाँ करवाने का सोचा, या कह सकते हैं गुप्त संधियाँ, और इससे विजयनगर साम्राज्य के तीनों राज्य है वो शत्रु बन गए और उन्होंने तीनों ने मिलजुल कर विजयनगर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में विजयनगर को हार मिली। सेनाओं ने विजयनगर शहर को काफी लूटा, जिस कारण विजयनगर कुछ ही सालों में उजड़ गया और इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखें कि राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध क्या है और कब हुआ? 1565 में। अब है क्या वजह रही कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार के क्या परिणाम? तो कारण और परिणाम कि विजयनगर का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, कि विजयनगर अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये हस्तक्षेप हुआ है जो है अराविडी राजवंश उस समय था और विजयनगर का जो है प्रधानमंत्री था राम राय, और इसने गुप्त संधियों के माध्यम से तीनों राज्यों को आपस में लड़ाने की सोची और इसकी चलते जो है तीनों राज्यों को ये कमजोरी पता चल गई थी और फिर उन्होंने विजयनगर के ऊपर मिलजुल कर आक्रमण किया। इसके अलावा अहमदनगर के साथ दुर्व्यवहार। युद्ध में विजयनगर ने अहमदनगर की महिलाओं के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, जो भी विजयनगर के जो है की हार का कारण बना था। राम राय की नीति। राम राय मुस्लिम सुल्तानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई ताकत दक्षिण में उनका मुकाबला न कर सके, परंतु सभी मुस्लिम राज्य संगठित होकर विजयनगर को भी उन्होंने हरा दिया था। तो ये विजयनगर की हार के कारण थे। अब अगर पूरी तरह से हम देखें तो हमने ये तो देख लिया कि विजयनगर के पतन के कारण, लेकिन परिणाम क्या रहा कि इस युद्ध का या तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर के लाखों सैनिक मारे गए और विजयनगर को काफ़ी लूटा गया। इसमें विजयनगर कुछ वर्षों में ही पतन की ओर चला गया था। युद्ध के बाद इसका केंद्र दक्षिण से पूर्व की ओर चला गया, यानी थोड़ा सा केंद्र है वो सिमट गया क्योंकि कुछ क्षेत्रों के ऊपर इन सुल्तानों का अधिकार हो गया था। विजयनगर के लिए दक्षिण में मुस्लिम शक्ति हमेशा के लिए सरदर्द बनी रही, यानी सरदर्द बना रहना से तात्पर्य है कि जो है ये शक्तिशाली साम्राज्य थे, इस्लामिक साम्राज्य थे, तो विजयनगर के लिए ये जो है कह सकते हैं कि उनके लिए हमेशा जो है खतरा है वो बने रहे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना और विजयनगर की भौगोलिक संरचना, इसके साथ ही जल स्रोत कौन कौन से थे, पतन के कारण, और ये सब हमने जाना। और आगे की 3 वीडियो भी आप देख सकते हैं जिससे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में डाला है, और उसमें भी अलग अलग जो है विजयनगर के अंतर्गत घटी घटनाएँ या जो भी विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसमें बताई गई हैं। साथ ही मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।